तीसरे पे आते हैं हम। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास। समावेशी, समावेशी मतलब सस्टेनेबल। इसको देख लीजिए आप, समावेशी, एक मिनट लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं, लिख लिया होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, पूर्वोदय, पूर्वोदय योजना का एक विकास किया गया है, ठीक है। पूर्वोदय योजना लाइए, विकास की विरासत। ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है इसको देखना है हमें, पूर्वोदय कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, पूर्वोदय योजना कहाँ कहाँ लागू की जाएगी, देखते हैं किन किन इलाकों। इस योजना में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश शामिल होंगे, ठीक है। दूसरा गया, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर से उसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो और अच्छे से विकास होगा। तो पहला पूर्वोदय, पूर्वोदय विकास की विरासत भी मतलब पूर्वोदय इसके अंदर कौन कौन से 4 राज्य हैं पूर्वोदय में, बिहार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में भी कि इनमें से कौन कौन पूर्वोदय में कौन कौन से राज्य शामिल है या नहीं है। बेसिकली 4 हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। गया में क्या बनाया जा रहा है, एक औद्योगिक नोड बनाया जा रहा है जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ा होगा, ठीक है। ठीक, इतना है। आगे चलते हैं। जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान में कितने गांवों को कवर किया गया है। तो कुल 63,000 गांवों को कवर किया गया और कुल लाभ कितनी जातियों को मिलता, जनजातियों को मिलता है, तो वो 5 लाख जनजाति हैं। कितनी जनजाति हैं, 5 लाख। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में कुल मिला के 63,000 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे कुल मिला के 5 करोड़ लोगों, 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलता है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में हमारा 100 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं खुल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ देख लीजिए कि क्वेश्चन आ सकता है इससे। कितना क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी बैंकों की खोली जाएंगी, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, यही नहीं है कि बैंक अकाउंट भी, बैंक हैं भी नहीं तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो अकाउंट कैसे खुलेगा। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाया जा रहा है, 100 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश को क्या दिया गया है देखते हैं। एक तो विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर, ठीक, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड में, और हैदराबाद बेंगलोर औद्योगिक कॉरिडोर में और वाकल नोड में पानी, बिजली, रेल, सड़क जैसी आवश्यकता है। तो ये नहीं देखना है, क्या देखना है, विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलोर औद्योगिक कॉरिडोर। किसकी बात की गई, इन दोनों की बात की गई। उसके अलावा एक बताया गया पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम कैसी सिंचाई परियोजना है, पंप सिंचाई परियोजना है। कैसी है, पंप, कैसी है, पंप। ये क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है 15,000 रुपये दिए, 15 लाख हजार करोड़ रुपए दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो है, एक पोलावरम सिंचाई और ये विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलोर औद्योगिक कॉरिडोर। आगे बढ़ते हैं हम। हमारी विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं मतलब सर्विसेज। तो यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक बार देख लेते हैं। पहला कि एमएसएमईज के लिए एक जो लोन प्रोवाइड कर पाते हैं ना, वो उसके लिए गारंटी योजना आएगी। क्या आएगी, विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में जो एमएसएमई हमारी लगी हुई हैं उनके लिए क्या आएगी, एक ऋण, मतलब जो वो लोन लेते हैं उसके लिए गारंटी के लिए योजना आएगी। दूसरा मुद्रा, मुद्रा में जो तरुण वाले थे कितना पाते थे, 10 लाख रुपए, ठीक है ना। तरुण वाले थे, जो मुद्रा की 3 कैटेगरी हैं, उनमें से जो तरुण कैटेगरी थी
वो 10 लाख रुपए पाते थे, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। बट कंडीशन एक है, कंडीशन क्या है कि जिन्होंने अपना पिछला लोन पूरा चुका दिया है उनके लिए है, जिन्होंने नहीं चुकाया या जो भी चुका रहे हैं उनके लिए नहीं है, जिन्होंने चुका दिया है। ठीक है ना। तो पहला एमएसएमईज के लिए क्या है, गारंटी योजना है। दूसरा मुद्रा जो लोन होता है उसमें तरुण कैटेगरी में 10 से 20 कर दिया है। क्या कर दिया है, 10 से 20 कर दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है जो कि जरूरी भी है। देखिए स्ट्रेस के समय उनको सहायता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। इंटर्नशिप, गवर्नमेंट ने इस पे योजना बनाई है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाएगी। फिर से समझ लीजिए, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा 500 कंपनियों में कराएगी। ठीक है। सीएसआर निधि के माध्यम से 5,000 रुपए का भत्ता तथा 6,000 रुपए की एक कालिक सहायता, मतलब 5,000 रुपए मिलेंगे महीना, एक बार में 6,000 रुपए मिलेंगे। ये इतना, ये भी है इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। बना सकता है कि इंटर्नशिप एक योजना सरकार शुरू कर रही है, अवसर शुरू कर रही है। इसमें क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। तो पहला 5 साल में 1 करोड़ युवा 500 कंपनियां। दूसरा 5,000 और 6,000, 5,000 रुपये उनको भत्ता मिलेगा, जबकि 6,000 एक बार में उनकी सहायता की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो हमारे प्री में है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो नहीं है। ठीक है ना, प्री के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम प्री पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेंस जब करेंगे तो उसमें देखते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा शहरी विकास, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा अर्बनाइजेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सिटी हमारे ग्रोथ इंजन बन चुके हैं, और जब सिटी ग्रोथ इंजन है, अर्बन एरिया ग्रोथ इंजन है, तो उसको हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो पहला देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केटिंग, है ना, ट्रांजिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन मतलब क्लीन फ्यूल, और जल, पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार आप इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। लिख लिया, चलिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी में, अगर महिलाएं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनको स्टैम्प ड्यूटी में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ठीक, अगर कोई महिला खरीद रही है तो उसको छूट मिलेगी। उसके अलावा स्ट्रीट मार्केट क्या होती हैं आप जानते ही हैं, जो आपकी स्ट्रीट मार्केट लगती हैं, जो दुकानें नहीं, मतलब जो स्ट्रीट्स पे लगती हैं। क्या है, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना है। क्या, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हट, कितनी, 100। तीसरा ट्रांजिट, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट, कौन कौन से ट्रांजिट, इसमें ट्रांजिट विकास के लिए क्या करना है, 30 लाख से अधिक, डेटा क्या है 30 लाख बस। लास्ट है जल प्रबंधन से क्या मतलब, जलापूर्ति। जल प्रबंधन से आप क्या क्या समझते हैं। तो पहली चीज है जलापूर्ति, दूसरा होता है सीवेज ट्रीटमेंट, तीसरा होता है ठोस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन। इससे और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा। स्ट्रीट मार्केट के लिए 100 स्ट्रीट हब बनाए जाएंगे। उसके अलावा ट्रांजिट मोड के लिए 30 लाख, और महिला अगर कोई प्रॉपर्टी ले रही है तो उसके लिए क्या करना है, महिला को छूट मिलेगी। फिर आते हैं आवास, पीएम आवास योजना 2.0, कितने लोग हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों को तथा मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे उनको घर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना, कितने लोगों को, बजट कितना है 10 लाख करोड़, कितने लोग हैं 1 करोड़। ये कहां पे है, शहरी। तो पीएम आवास योजना शहरी 2.0,
ये बेसिकली शहर के लिए। यहाँ क्या होगा, अधिक लाभ उपलब्धता के साथ साथ कुशलता में पॉलिसी रेट हाउसिंग मार्केट के लिए। इसमें ये भी होगा ना कि जब अगर लोगों को घर मिलने लगेंगे तो जो बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं ना मार्केट में रियल इस्टेट के, वो भी थोड़ा सा स्टेबल होंगे, तो इन्फ्लेशन पे भी रेट अंकुश लगेगा। साथ साथ क्या होगा कि लो या सस्ते अगर घर प्रोवाइड होंगे वहाँ पे, तो जो किराया है, किराया भी थोड़ा सा, किराया जो किराए की भी मार्केट होती है, जो किराए पे घर रहते हैं लोग, उनको भी जो किराए का प्रेशर वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, बेसिकली लोगों की डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा बचेगी, जिससे वो आगे भी अपना काम कर सकते हैं। विकसित भारत की जो छठी प्राथमिकता क्या है, ऊर्जा सुरक्षा। 6 प्राथमिकता हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या थी, कृषि। दूसरी थी, बताइए, दूसरी थी, पहली थी कृषि, दूसरी थी रोजगार, तीसरी थी हमारी समावेशी मानव संसाधन या सामाजिक न्याय, चौथा था विनिर्माण और सेवा, पांचवा था हमारा नगर, ठीक है, पांचवा था हमारा शहरी, छठा है हमारा ऊर्जा सुरक्षा, छठा है हमारा ऊर्जा सुरक्षा। इसमें देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिएगा। एनटीपीसी और बीएचईएल एक संयुक्त उद्गम क्षमता 800 मेगावाट के संयंत्र की स्थापना करेंगे। तो ये कहाँ करेंगे एक बार देख लेंगे हम, प्लेस अभी बताई नहीं है तो क्या करें, ठीक है। उसके अलावा एक है पंप स्टोरेज, बिजली भंडारण के लिए पंप स्टोरेज। ये क्या होता है, ये होगा कि जैसे देखिए पानी नीचे जमीन में पड़ा हुआ है, जैसे कोई तालाब है, उसके ऊपर आसपास कोई पहाड़ है, पहाड़ नहीं भी है ना, तो ऊपर एक बड़ी सी टंकी बना दी और पानी सारा उठा के कहाँ डाल दिया, उस टंकी में, तो कुछ बिजली लगी होगी, तो बिजली के साथ वो चला गया। अब ये बैटरी की तरह काम करेगा, क्या कि हमने जो बिजली लगाई थी वो एज अ चार्जिंग लगाई है, हमने क्या लगाई है, चार्जिंग। क्यों, क्योंकि जब वहाँ से पानी फिर से नीचे आएगा तो डैम की तरह जैसे होता है, पानी गिरेगा, टरबाइन घूमेगी और फिर से पानी बिजली बना देगा, इसीलिए इसको कहा है पंप स्टोरेज पॉलिसी। बिजली भंडारण, बिजली का क्या करना है हमको, भंडारण करना है, ठीक है। तीसरा लघु रिएक्टर, ये अभी दूर की चीज है तो अभी नहीं देखते हैं इसको, बट हाँ लघु रिएक्टर पे बात हो रही है। लास्ट में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करनी है। इसमें 60 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फैक्ट है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है भंडारण। क्वेश्चन आ सकता है क्या होता है पंप स्टोरेज, और दूसरा ये जो मैंने बता दिया आपको, ठीक। देखिए एक और ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके देख लीजिए इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या कहा गया है कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। किस में मिलेगी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली मिलेगी, पहली चीज। दूसरा 300 यूनिट तक, कितनी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक, ठीक है ना, कितनी, 300 यूनिट तक, बस इतना ही है, 300 यूनिट तक। ये रहा 1 करोड़ लोगों को बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक, ठीक है ना। ये तीसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, अब तक कितने लोगों ने अप्लाई किया है वो नहीं देखना है हमको, तो अप्लाई तो करते ही रहेंगे ना। तो बेसिकली है कि इस स्कीम का मोटिव क्या है कि एक तो स्वच्छ ऊर्जा, दूसरा रूफटॉप क्या लगाना है, सोलर। आप जरा याद करिए हमारा एनडीसी क्या है, एनडीसी में कहा गया है ना कि हम स्वच्छ ऊर्जा बनाएंगे और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा किससे आएगा, सोलर रूफटॉप से आएगा। तो हम इस योजना के तहत दो अपना काम पूरा कर रहे हैं। एक तो लोगों का बिजली का बिल कम कर रहे हैं लंबे समय तक, दूसरा जो उनकी ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसको हम स्वच्छ ऊर्जा से पूरी कर रहे हैं, तीसरी कितने तक, 300 यूनिट प्रति माह। 300 यूनिट बहुत होता है किसी नॉर्मल घर के लिए, बाकी के लिए नहीं है तो उसको अलग करे, वो एक नॉर्मल घर के लिए इतना बहुत है। चौथा जो है, जो इसमें कंसर्न है, जो भी बजट में नहीं बोला गया, ये हम ना अलग देखते कि 20-22 साल बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो
प्लेट हम लगा रहे हैं ये खराब भी होंगी, तो इनका डिस्पोजल कैसे होगा उसकी बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। आगे चलिए बढ़ते हैं। फिर जो 7वां पार्ट है वो अवसंरचना, 5वां क्या था, शहरी विकास, 6ठा क्या था, ऊर्जा, 7वां क्या है, अवसंरचना। तो इसमें एक नंबर याद रखिएगा, मैजिक नंबर बनाया 1111111, 111 111 और अवसंरचना के लिए टोटल जो प्रावधान किया गया है बजट में वो किया गया है 111 कि 11 ठीक है ना। तो सिंपल है, 111 ऐसे लिखना, 111 1 1 111 यानी 11,11,111 करोड़ रुपए, 11,11,111 करोड़ रुपए। टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है, ये 3.4% है। जीडीपी का कितना है प्रतिशत, 3.4% है। ठीक है। उसके अलावा ये तो जो दिया जा रहा है, उसके अलावा अवसंरचना की संसाधन जो हैं वो स्टेट्स को प्रोवाइड करे जाएं या स्टेट्स उनको प्रोवाइड करें, उसके लिए भी उनको ब्याज मुक्त 1.5 लाख करोड़ का ऋण दिया जा रहा है, ब्याज मुक्त, उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो पहली चीज कितना है 11,11,111 कितना प्रतिशत है, 3.4। दूसरा, संसाधन आवंटन में कितना पैसा दिया जा रहा है, सरकार, केंद्र सरकार, सेंटर दे रहा है स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़। तीसरा है 25,000 गांव में 12 मासी सड़क के लिए कराने के लिए चरण शुरू, मतलब प्रधानमंत्री पीएम ग्राम सड़क योजना, GSYI ग्रामीण सड़क योजना के लिए नया चरण 4था शुरू किया गया है। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि कितना पैसा प्रोवाइड किया है। ठीक, सिंचाई और बाढ़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पहला है बस कोची मोची, ये बिहार के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, कोसी मिच्ची मोची मेची, कोसी मेची, ये वाला कोसी मेची अंतरजातीय लिंक एवं 20 अन्य चालू एवं नई किस्मों के जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता प्रोवाइड की गई है। पैसा याद रख लीजिएगा, और कहाँ है, कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक 11,500 करोड़, ठीक है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बिहार के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बिहार में, जो भी 13 तारीख को है, कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक कितना पैसा प्रोवाइड किया है, 11,500 करोड़। फिर हमारे पास आता है पर्यटन। पर्यटन में क्या है, पर्यटन में देखिए, पर्यटन में है कई चीजें हैं। पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ऐसे ही 2 नए कॉरिडोर उसी की तर्ज पे बनाए जाएंगे, क्या, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, विष्णुपद बोधि कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। उसके अलावा राजगीर में, ठीक है, राजगीर में हिंदू, बौद्ध तथा जैन के धार्मिक महत्व के स्थल के लिए विकास पहल है। ठीक, नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या है, उसको पर्यटन के रूप में अब डेवलप किया जाएगा, जिससे उसका गौरव वापस आ सके। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉरिडोर कहाँ बनेंगे नए, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर में बनेंगे, ठीक है, इन 2 जगह बनेंगे। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं हम, अपना 8वां पिलर। 8वां पिलर क्या है, नवाचार, मतलब इनोवेशन, अनुसंधान एंड विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें कई चीज़ें हैं, इसको अच्छे से हमें याद करना है। पहला, 1 लाख करोड़ रुपए के एक पूल बनाया जाएगा, ठीक है, जो निजी क्षेत्र के जो अनुसंधान और इनोवेशन का है ना, मतलब रिसर्च एंड इनोवेशन को वो प्रमोट करेगा। कितना, 1 लाख करोड़ का, कितना,
1 लाख करोड़ का। ये 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेषित अनुसंधान एवं नव प्रवर्तन। दूसरा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, मतलब स्पेस इकोनॉमी, 1000 करोड़ रुपए तक ले जाने का है। ठीक है, इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो नया पूल बनाया जा रहा है, वित्तीय पोषण पूल, किसके लिए? निजी क्षेत्र को प्रेरित करने के लिए। वो कितना है? 1 लाख करोड़ का है बस। ठीक है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट है अगली पीढ़ी के सुधार। ये याद रखिएगा कि बजट में अगली पीढ़ी के कौन कौन से सुधार दिए गए हैं, तो सारे याद रखिएगा। क्वेश्चन कोई भी एक हो सकता है कि बजट में अगली पीढ़ी के सुधार कौन कौन से दिए गए हैं। तो पहला, सभी भूखंडों के लिए भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार प्रोवाइड करना है। क्या? भूखंड संख्या या भू आधार। दूसरा, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रबंधन का सर्वेक्षण। तीसरा, किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्र में जीआईएस मैपिंग होगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। अभी तक इसका सबका, ये अगेन हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा लैंड रिफॉर्म वाला ही पार्ट है। तो ये हमारा उसमें भी काम आएगा, लैंड रिफॉर्म वाला ही पार्ट है ये। ठीक है, तो यही तो अभी तक यही बजट था हमारा। ठीक है ना, इसके अलावा ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं बेसिकली कुछ हम अपना चार्ट वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये क्लास यहीं एंड करेंगे। इसके बाद अब जो अगली क्लास आएगी हमारी, उसमें मैं और डिटेल से बजट बताऊंगा कि राजकोषीय घाटा कितना है हमारा, फिजिकल डेफिसिट कितना है हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें का डेटा के साथ बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ उनका एक क्या कहते हैं चार्ट दे दे रहा हूँ। उसके अलावा उसमें और भी होगा, उसमें बेसिकली जो हमारा स्टेट वाइज डेटा होता है कि किस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन किसके प्रोडक्शन में कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे पीछे है, कितना टोटल भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, मिनरल डेटा है ना, और भी सारे डेटा है, उन सबको उसमें हम उस क्लास में मैं भी करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो हमारी होती है रियल जीडीपी और एक होती है हमारी ग्रोथ। तो देखिए, रियल जीडीपी ग्रोथ क्या है? 2019 में जब कहा था, कोविड नहीं आया था, कोविड शुरुआत में गिरने लगा था और कोविड जब लॉकडाउन लगा तो एकदम से गिर गया, उसके बाद उछला और थोड़ा वैसे ही मेंटेन कर रहा है। तो यानी गवर्नमेंट यानी क्या बता रही है कि हम विकास दर हमारी क्या है? अच्छी चल रही है। देखो ये ना, रिकवरी कैसी वी टाइप की है ना, और हम अच्छी चल रही है। कितनी दी है? 8.2 के आसपास दी है। उसके अलावा दूसरा चीज है चालू घाटे में सुधार। चालू घाटा मतलब करंट अकाउंट। 15 में देखिए यहाँ पे थे हम, फिर हमारा बढ़ा 17 तक, फिर एकदम ड्रास्टिकली 19 में घट गया। क्यों 19 में घटा? क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, है ना, 20 में। फिर देखिए एकदम से बढ़ा जैसे खुला, और फिर नीचे आके अब यहाँ पे है हम, मतलब 15 के लेवल के पास आ गए हैं। ये इसी के लेवल के पास आ गए है ना। देखो 17 में था ना, ये 17 के लेवल के पास आ गए हैं। किसमें हम? 24 में। तुम्हारा घाटा क्या हो रहा है? सुधर रहा है। बट ये अगर मैं कहूं कि क्या हमेशा घटता गया, क्या हमेशा बढ़ता गया, ऐसा नहीं है। देखो जिगजैग जा रहा है। सेम काम यहां भी हो रहा है कि हमेशा घटा या बढ़ा, तो जिगजैग जा रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। पीएमआई इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं देखने की है, कोई मतलब नहीं। मुद्रास्फीति अभी कितनी चल रही है? 5.4 बता रहा है ये, पर और कम हो गई है अभी। करों का सरलीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या क्या इस पे कदम उठाए गए हैं। पहला, आयकर अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। आयकर अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। धर्मार्थ संस्थाओं पर टीडीएस का सरलीकरण, सरल कर जाएगा। मुकदमेबाजी के अपील इसी में आई ना, जो अगर आप इस बार जो स्कीम आई इसमें अब कहा गया है कि अगर आप अपना टैक्स जो डिमांड है वो दे देते हैं तो आपके ऊपर जो भी जो पेनल्टीज लगी हुई हैं या जो भी इंटरेस्ट है, जो भी कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगी वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा, कर आधार में वृद्धि करना। कर आधार मतलब
टैक्स बेस को बढ़ाने की बात हो रही है, सिर्फ टैक्स बेस को बढ़ाने की यहाँ बात कर रहा है, बट मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर कुछ सेवाएं भी ऐड कर दी जाए तो ये भी टैक्स बेस ही होता है। एक होता है टैक्स बेस जो मतलब लोगों से आप टैक्स कलेक्ट करो तो इनकम उसकी उनकी बढ़ाओ या उसमें उनको, दूसरा चीज़ होता है कि जिन जिन सर्विसेज को आपने एग्जाम्प्ट कर रखा है उनको भी इसमें लाया जाए, तो सरकार ने कहा है इस बार बढ़ाने को, तो देखते हैं आगे। क्षेत्र विशेष सीमा शुल्क के प्रस्ताव, क्षेत्र विशेष सीमा शुल्क, अभी तक क्या था, कॉमन था, अब क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसा, ये देखो सीमा शुल्क में परिवर्तन, ये याद रखिएगा, सीमा शुल्क में परिवर्तन क्या हुआ, कैंसर की 3 दवाएं मुक्त कर दी गई हैं। दूसरा मोबाइल फोन प्लस पीसीबी और चार्जर पर 15% की घटाई है, बीसीडी में बेसिक, चलो इसको मैं क्लास में करा दूंगा बाद में। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क कितना हो गया, 6.4 और 6% है सोना चांदी पे, जबकि प्लेटें में 6.4, पहले इससे ज़्यादा था, ठीक। झींगा और फिश के लिए घटाकर 5 कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है, बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक। सोलर सेल उस पे भी ये छूट दे रखा है। ये क्या क्या करेगा हमको, ये इंपॉर्टेंट है, देखो किफ़ायती दवाएं हो गई, औद्योगिक मोबाइल उद्योग को बढ़ावा देगा, घरेलू मूल्य संवर्धन करेगा, समुद्री निर्यात की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, जीडीपी घटा मतलब कस्टम ड्यूटी घटा दी, कस्टम ड्यूटी घटाने क्या होगा, वो सस्ता हो गया। दूसरा सोलर सेल और पैनलों के निर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट, अब कितनी छूट है वो तो नहीं पता। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूर्णतः छूट, 25 महत्वपूर्ण खनिजों, तो क्या होगा, खनिज क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कहां गया प्रत्यक्ष कर पर प्रस्ताव, देखिए प्रत्यक्ष कर का ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। निवेशकों की सभी एंजल कर समाप्त कर दिया गया, तो पहली चीज तो इस बजट में एंजल कर हट गया है। घरेलू क्रूज बनाए जाएंगे, ठीक है, इसमें 2 बनाए भी गए हैं हमारे पास, एक चेन्नई में है, एक विशाखापट्टनम में है। जो टर्मिनल बनाए गए ना, एक चेन्नई में है और एक विशाखा में है, ठीक है ना। तीसरा, विदेशी कंपनियों के कॉर्पोरेट को कितना खत्म किया, 40 से घटाकर 35 कर दिया है, बस इतना ही है, ठीक है। नई कर व्यवस्था, 0 से 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक एक भी टैक्स नहीं है, 3 से 4 पे 5% है, फिर 7 से 10 पे 3 लाख का डिफरेंस, दो पहले 3 लाख है, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, ऐसे करके घटाते चले गए। फिर 10% है, फिर 10 से 12 में 15 है, और 12 से 15 में 20 है, और उसके ऊपर वाले को सीधा 30% टैक्स देना है, ये रहा देखो आप, ठीक है। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए अब जो डिडक्शन है वो 50,000 से बढ़ा के 75 कर दिया गया। ये बेसिकली आपका पेपर से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका उसमें है, उनके लिए है जो टैक्स वगैरह देते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये रहा, ठीक। इसको देखते हैं हम, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ये, हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा पैसा हम उधारी से लेते हैं, कितना, 27%, कितना, 27। अगर इसको हटा दें तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा आयकर से आता है, आयकर मतलब डायरेक्ट टैक्सेस से। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास पैसा आता है जीएसटी से, तो सबसे पहले किससे आता है, इनकम टैक्स से, आयकर। अब डायरेक्ट आय पे कर लिया गया है, अब इसमें आईटी टैक्स भी हो सकता है, कॉर्पोरेट सभी हो सकते हैं। फिर दूसरा जीएसटी, तीसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो पहला डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, उससे ज़्यादा जीएसटी, उससे ज़्यादा सीआई कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। और जब सबसे ज़्यादा देखें तो लोन वगैरह है जो हमारे पास, उधारी। फिर है उसके बाद देखते हैं हमारे पास कर भिन्न प्राप्तियां, ठीक है। फिर आता है केंद्र उत्पाद शुल्क, फिर आता है सीमा शुल्क, और लास्ट में अलग अलग। तो सबसे बड़ा देखिए कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास कहाँ से आता है, अगर बोरोइंग को हटा दें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा डायरेक्ट टैक्स से आता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स भी तो डायरेक्ट ही है ना, तो दोनों को मिला दें तो हम बोरोइंग से भी ऊपर हैं, है ना। 18 और 19 कितना हो गया, 37% हमारे पास पैसा कैसे आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है,
ठीक। उसके अलावा 19+17, सॉरी 18 बोल दिया, जीएसटी है 18, 19+17, 36% हमारे पास कैसे आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं पैसा जाता कहाँ है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा हम देते हैं ब्याज भुगतान में, देखिए लगभग 20%, लेते कितना है 27%, और वापस कितना ब्याज दे कर रहे हैं, लगभग 20%, मतलब 1/4, 1/5 पार्ट हम हर 1 रुपया जो हम 5 रुपया जो एक कमाती हैं, सरकार जो 5 रुपया एक हमसे किसमें टैक्स में लेती है, उसमें 1 रुपये तो सिर्फ वो किसके लिए देती है, ब्याज के लिए, बचे 4 रुपये, 4 रुपये में वो बाकी काम करती है। ठीक है ना। हर 5 रुपये जो उसको मिलता है उसमें से 1 रुपया तो वो सिर्फ ब्याज टैक्स दे देती है। ठीक है ना। तो देखते हैं, तो सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, ब्याज में 20% जा रहा है। फिर करों में राज्य का सबसे पहले पैसा राज्य को गया, कर वो शुल्क में राज्य का हिस्सा गया, फिर गया ब्याज भुगतान में, उसके बाद गया केंद्रीकृत स्कीम में। ठीक है। फिर हमारे पास केंद्रीकृत स्कीम के बाद हमारे पास आ रहा है केंद्र प्रायोजित योजनाएं और रक्षा पे। रक्षा और केंद्र प्रायोजित योजनाएं एक साथ हैं, दोनों 8% पे जाती हैं। ठीक है। वित्त आयोग और अन्य अवतरण 9%, पेंशन 4%, पेंशन 4%, और सब्सिडी 6%, 6% सब्सिडी जाती है हमारी जितना हम कमाते हैं। 19% हमारा किस में जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में। 8% हमारा किस में जाता है, डिफेंस में और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में। 16% हमारा जाता है केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में। 21% हमारा जाता है 21% हमारा जाता है करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा। ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा हमें प्राप्ति कहां से होती है, डायरेक्ट टैक्स से होती है। उसमें भी डायरेक्ट टैक्स में कौन है, इनकम टैक्स ऊपर है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स है। ओवरऑल इनकम टैक्स, जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स है 19, 18, 17। ठीक है। और सबसे ज्यादा पैसा हम उधारी से लेते हैं। उधारी से हम 23 रुपए लेते हैं, 100 में 23 रुपए लेते हैं, और 100 में 19 रुपए हम टैक्स ब्याज चुकाते हैं। यानी गवर्नमेंट जितना 5 रुपए अगर खरीद पाती है तो 1 रुपए वो ब्याज में दे देती है। सबसे ज्यादा पैसा वो कहाँ देती है, राज्यों को, जो उनका करों और शुल्कों में हिस्सा होता है। दूसरी चीज, दूसरा कहाँ खर्चा करती है, दूसरा उसका खर्चा होता है 16% केंद्रीय क्षेत्र की सब्सिडियों में या स्कीम्स में। तीसरा खर्चा उसका सबसे ज्यादा होता है ब्याज भुगतान में। दूसरा मतलब तीसरा ये है। और फिर सरकार रक्षा के लिए 8%, अपनी जो स्कीम है जो सेंटर केंद्र प्रायोजित है 8%, पेंशन में 4%, वित्त आयोग तथा अन्य अवतरण 9% ये खर्चा करती है। रक्षा क्षेत्र को कितना पैसा मिला, 4 लाख सबसे ज्यादा किसको मिला, रक्षा क्षेत्र, फिर ग्रामीण विकास, फिर कृषि, गृह, शिक्षा, सबसे कम वाणिज्य और उद्योग को मिला है। ठीक है। प्रमुख स्कीम, इनको हम अलग से, ये जो स्कीम मैंने ये इसमें दिखा रखे है ना, ये इसको मैं एक अलग से भी इसका एक वीडियो बनाऊंगा या पीडीएफ बना दूंगा, वो आपको मिल जाएगा कि इसको जान जाते हैं। मनरेगा, अनुसंधान विकास, नाभिकीय ऊर्जा और के लिए। राजस्व प्राप्तियां कितनी है इस बार, 31.3 अनुमान है। पूंजीगत प्राप्तियां 16.9, राजस्व व्यय 37.1 और प्रभावी पूंजीगत व्यय 15। प्रभावित ये सब क्या है, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब मैं बजट का और डिटेल में वीडियो लाऊंगा, जिसमें अब हम सबको एक साथ पढ़ेंगे। मतलब यूपी का और बिहार का बजट पढ़ेंगे, पहले यूपी पढ़ेंगे फिर बिहार पढ़ेंगे। ऐसे ही केंद्र सरकार की बेसिकली योजना वाला था। अभी हमने इसमें डेटा बहुत नहीं देखा है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है ना, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब हमने अभी नहीं देखा है। तो अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।